हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास है और हर किसी की यही कोशिश होगी कि वो अपना बेस्ट दे। तो बेस्ट देने के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे करें, क्या करें। तो लेट मी हेल्प यू विद अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी, आप कह सकते हैं, जहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिन पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दो, आपको सारा सिलेबस करना है एंड रिवाइज करना है ताकि कोई कमी ना रह जाए। बट फिर भी कुछ टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी होता है। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी ऑफ केमिस्ट्री फॉर 2025। अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, तो आपको पता होगा कि बहुत सिंपल सा पैटर्न है पेपर का, जो कि होता है आपका 80 मार्क्स का। आप उस 80 मार्क्स में, आपको पता है, दो सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जो सेक्शन ए है वो आपका 40 मार्क्स का एंड सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का है। सेक्शन ए में आप कह सकते हैं कि आपके वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता होगा देयर आर 15 एमसीक्यूज, ठीक है, 1 मार्क ईच। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन बी आता है, अगेन वो भी 40 मार्क्स का होता है, बट वहाँ आपके पास क्वेश्चंस की चॉइस होती है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आइए। ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स ईच का होता है। कुछ वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस, कुछ आपके गिव रीजंस एंड कुछ कंडीशंस वाले या रिएक्शंस वाले, सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये तो हो गई पैटर्न की बात। अब आते हैं वो चैप्टर्स जहां आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां थोड़ा सा फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। जब मैं बात करती हूँ सबसे पहले चैप्टर की, वो है आपका पीरियोडिक टेबल। जब बात आती है पीरियोडिक टेबल में, तो आपको भी पता है कि ट्रेंड्स ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स किसके? आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी के। जैसे कि आपके पास है मेटालिक कैरेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं उनके आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए। ट्रेंड्स कि आप ग्रुप में क्या वेरिएशंस देख रहे हैं या पीरियड में क्या वेरिएशंस देख रहे हैं, तो आप उन्हें एक जगह शॉर्ट नोट्स में लिख कर रख लीजिए ताकि आपको ट्रेंड में प्रॉब्लम ना हो। या तो आप पीरियड्स के ट्रेंड याद कर लीजिए, तो ग्रुप के उसके अपोजिट ही होते हैं। तो ये एक स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड्स में आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला पूरा पैटर्न एंड साथ में उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आते हैं कुछ एटॉमिक नंबर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है काउंसिल एक स्पेसिफाइड एलिमेंट तक आपको बोला है कि यहाँ तक आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो वहां तक टिल कैल्शियम तक, पीरियड 4 तक, तो आप वहां तक अच्छे से अपनी जितनी भी उस एलिमेंट को लेके जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रखे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आना चाहिए और उसी के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ जब पीरियोडिक टेबल की आप बात करोगे, ध्यान रखना ट्रेंड्स अच्छे से करिएगा, स्पेशल ग्रुप्स को देख लीजिएगा एंड एटॉमिक नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपके पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। एक डिफरेंस आपकी बुक में गिवन है, आई होप आपने देखा होगा, जहाँ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज गिवन है विद रीजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसे आप कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये अच्छे वेटेज में आता है क्वेश्चन, इसे देख के ज़रूर जाइएगा। और फिर उसके बाद कंडीशंस क्या है बॉन्ड फॉर्म होने की। तो जो आयनिक बॉन्ड्स बनाए, जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए, आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो जो भी कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए विद द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर आपके पास आता है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए है वो है आपकी बेसिसिटी एंड एसिडिटी। आखिर ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। और सेकेंडली, अगर किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी निकालने को आती है तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके बाद आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेसिस की, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए भी आते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की तरह भी पूछ सकते हैं। एंड लास्ट आपके पास इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे आपका लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपको मैं ऑलरेडी ये चैप्टर आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, रिएक्शन विद NaOH एंड NH4OH, ठीक है, डायरेक्टली लिखने को आती है, या डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं दोनों एल्कलीज के बीच में, या फिर रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
ठीक। इसके बाद आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट, जिसे लेके आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं और ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार प्रैक्टिस करके देखो, दिस इज ऑल्सो ईजी। आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने के लिए आ सकता है। वेपर डेंसिटी से लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको निकालना आना चाहिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन है इसमें, और कुछ गेलिप्सिक लॉ के न्यूमेरिकल्स। तो आप देखेंगे कि मूल कंसेप्ट के इन्हीं टॉपिक्स में से आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जो डेफिनेशन है वो भी वन वर्ड में आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर, वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस की, तो आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, तो वहाँ आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो आपको वन वर्ड की तरह पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपका ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कैथोड, एनोड, ठीक है, ये सारे वर्ड्स, इलेक्ट्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बाद आपके वही जो मैं बात कर रही थी, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सो प्योरिफिकेशन मैथड्स। तो ये आपके पास इनके सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, इलेक्ट्रोलाइट पूछा जा सकता है, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या ले रहे हैं, कौन है कैथोड पे, कौन है एनोड पे, उसकी रिएक्शन। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी में आपको पता है काउंसिल ने आपको कुछ ओर्स आपको लर्न करने के लिए दिए हैं, तो वो वन वर्ड में पूछे जाते हैं। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको देखने को मिलते हैं, वो है एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जिसे आप कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। दूसरा हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी रिएक्शन एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें अलॉयज। अलॉयज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो एक टेबल आपकी बुक में गिवन है, वो भी वहाँ से आप देख के अपना अलॉयज को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। चाहे आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन हर कंपाउंड का आपको क्लियर होना चाहिए। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आता है, जो आपके एसिडिक एंड बेसिक नेचर को प्रूव कर सकता है। उसके बाद वो प्रोसेस जहाँ पर जहाँ पर आप अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड आप जिसे कहते हैं वो है, तो यहाँ हेबर्स प्रोसेस है और ऑसवर्ल्ड प्रोसेस है। उसकी सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है मैं कंपाउंड्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अभी तक। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट। हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस किया है, उसके बाद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के कंपाउंड्स डिस्कस किया एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मोस्ट आस्क क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, एक बार उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास यूजेस एंड टेस्ट आते हैं, और ये कुछ रिएक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप कंपाउंड की बात करें। मैंने कहा ना, पढ़ना आपको सब कुछ है, बट जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपके छूटने नहीं चाहिए, एंड आप कोशिश करिए कि उन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकें। सो यहाँ रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, या ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कह सकते हैं आप। अमोनिया की एक्सेस वाली कंडीशन है, क्लोरीन की एक्सेस वाली कंडीशन है। रिएक्शन विद कार्बन, सल्फर एंड कॉपर दे रखी है आपको, ठीक है। फिर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की, जहाँ आपको सुक्रोज एंड कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। लास्ट आपके पास एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता है। अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड है आपके किसी भी कंपाउंड के लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। ये तो बात हो जाती है कुछ टॉपिक्स की, तो प्लीज़ आप इन्हें देखिएगा। इसके बाद आपके पास लास्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने पूरा डिस्कस किया है आपके साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपके पास आइसोमेरिज्म, जहाँ पे आपकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकते हैं। आइसोमेरिज्म के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको पता है कि आपको यहाँ नेमिंग करनी है कंपाउंड की, तो स्ट्रक्चर आपको दिया हो सकता है, उसका आपको नाम लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपको नेम दिया हो तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए। फिर आती है आपकी होमोलोगस सीरीज, जिसे कंप्लीट करने के लिए आ सकती है, या मिसिंग वन ऑफ द
सीरीज में से कोई एक मिसिंग होगा तो वो पूछ सकते हैं। फिर आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपने एल्केन में देखी है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज ये रिएक्शन आपके कन्वर्जन्स भी बनाती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यूजेस एंड टेस्ट। फिर आता है आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपने ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक में भी देखा है, अल्कोहल्स में भी है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। एंड लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। फिर एक लास्ट चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल वर्क, जहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो वन वर्ड टाइप बनता है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन आ सकता है गैसेस का, केटायंस का या एनायंस का। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पूछा जाएगा, तो आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी या टेस्ट गिवन होगा जिसमें से आपको ये तीनों आइडेंटिफाई कोई भी करने के लिए आ सकते हैं। फ्लेम कलर्स ऑलरेडी आपने 9th में पढ़े होंगे, वही फ्लेम कलर्स आपके सिलेबस में है, उन्हें एक बार देख लीजिएगा। एंड लास्ट आपके इंडिकेटर्स, जो कि मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताए थे। ये इंडिकेटर्स आपके मिथाइल ऑरेंज है, फिनाफ्थलीन है और आपका लिटमस पेपर है, तो उनके कलर्स आपको पता होने चाहिए। मैं यही कहूँगी कि सिलेबस आपको पूरा रिवाइज करना है। मैंने पहले भी कहा है जितने भी रिएक्शंस हैं उसकी एक नोटबुक बनाइए और रिएक्शंस को रिवाइज करिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे सिर्फ एक रिविजन है जो आपको करना है। तो कोशिश करिए जितने टॉपिक्स बताए गए हैं वो आपके कवर हो जाए बहुत अच्छे से। सिलेबस आप पूरा रिवाइज करिए, PYQ देख कर जाइए, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। तो PYQ रिवाइज करिए, अच्छे से पूरा रिवीजन करिए एंड जितने टॉपिक्स याद दिए हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपका कुछ भी इम्पॉर्टेंट ना रह जाए। एंड सिंपल है कि अगर आप बहुत स्मार्ट वे से केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे तो गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।